अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और जो एक नया आईनी बहरान अभी जन्म ले चुका है, उस हवाले से गुफ्तगू के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज एक बार फिर हमने आपके दिल अज़ीज़ औरिया मकबूल जान साहब को दावत दी है। इन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त कॉलम लिखा आज अखबार में और मैलाफाइड ईयर, यानी उसका मतलब है कि बदनीयती पे मबनी साल, यानी 2023 को याद रखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे साल के तौर पे जिसमें बदनीयती का दौर दौरा था। और उसमें अगर हम गौर करें तो गुज़िश्ता साल यानी 2022 मार्च से ये बदनीयती का सिलसिला शुरू हो गया था और फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अब अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने बयानात के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए कि उस बदनीयती को वाक़ई वो साबित करें, जिस नौइयत के बयानात दिए। और मैं औरिया साहब से अभी पूछूँगा इस सिलसिले में भी, उस पे अगर मुझे भूल गया तो आप याद रखिएगा औरिया भाई कि अगर किसी सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म ने या किसी वफ़ाकी सेक्रेटरी ने इस नौइयत के बयानात दिए होते अपनी रिटायरमेंट के बाद कि हमने फ़लाँ-फ़लाँ कामों में मुदाखलत की, हमने फ़लाँ फ़ैसलों में सुप्रीम कोर्ट या अदलिया को इस्तेमाल किया, तो क्या वो इस तरह आज़ाद घूम रहा होता आज पाकिस्तान भर में, या फिर जेल की सलाखों के पीछे होता और उसका भी वही हशर होता जो इस वक्त इमरान खान का हो रहा है। तो ये एक इब्तदाइया था, मैंने सोचा इसमें कब कबल इसके कि मैं भूल जाऊं पर इसका जिक्र भी कर दूं। तो औरिया साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये बताइए कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हो रहा है, आ, वो किस हद तक मेल खाता है आपके उस बयान से, इस मजमून से कि ये बदनीयती पे मबनी साल के तौर पे, बदनीयती पे मबनी ज़माने के तौर पे ये 2023 याद रखा जाएगा? देखिए, पहली बात जो है कि ये सिर्फ बाजवा साहब पे मौकूफ नहीं है। आपको शायद आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और ख़ास तौर पे कॉरिडोर्स ऑफ पावर के नज़दीक हैं। इससे पहले जनरल असलम बेग ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक गुफ्तगू की थी कि जिस वक़्त वो ज़ियाउल हक की उस असेंबली को बहाल करने वाले थे, तो उन्होंने कहा, मैंने उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा, खबरदार, इस असेंबली को तुम बहाल मत करना क्योंकि लोग अब इलेक्शन के मोड में आ गए हुए हैं। तो उनको भी किसी ने कुछ नहीं कहा था और वो बड़े धड़ल्ले से यहाँ घूमते रहे थे। हमारे दोस्त थे जनरल हमीद गुल, वो आईजीआई बनाने के ऊपर सीना ठोंक के कहते थे कि मुझे बुलाएं, मेरे ट्रायल में लेके जाएं और मैं बताऊंगा कि आईजीआई जो है वो पाकिस्तान की नीड क्या थी और क्यों हमने बनाई उस वक्त और कैसे बनाई। हालांकि आईजीआई का आलम इनका ये था कि उन्होंने पूरी मेहनत के साथ आईजीआई बनाई थी और उसका रिजल्ट ये निकला था कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो 81 सीटें ले आई थी और इनकी पूरी की पूरी आईजीआई 52 सीटें ले गई थी। औकात इनकी टोटल ये थी। आईजीआई आईजीआई वही है जिसके जरिए नवाज शरीफ साहब कौमी लीडर के तौर पे उभर के सामने आए थे। जी, जी, कौमी लीडर के तौर पे, खास तौर पे उनको वो अच्छा, अब इमरान प्रोजेक्ट की बात करते हैं, नवाज शरीफ प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं करता। और इसकी बस जरा इमरान खान तो किस फिर तरह इस मुल्क नवाज शरीफ प्रोजेक्ट इस कैसे वजूद में आया? जी हाँ, इस मुल्क के एरिना में इमरान खान तो मौजूद था ना जी। इमरान खान तो कम से कम और कुछ नहीं, उसकी आज सियासत माइनस कर दी जाए तो क्रिकेटर के तौर पे रहेगा। उसका क्रिकेट माइनस कर दिया जाए तो उसका शौकत खानम अस्पताल जो है, उसकी एक कैंपेन और उस कैंपेन के अंदर जिस तरह वो लोगों के अंदर गया है और जिस उस तरह डेडिकेशन वो रहेगा। वो तो इस एरिना में मौजूद था ना, सियासत की, सियासत नहीं, इस मुल्क के एरिना में मौजूद था। नवाज शरीफ तो नॉन एंटिटी शख्स जो है, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में गाना बजाने से अलावा और कोई चीज नहीं थी, जिसने जिंदगी में कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में सियासत डिस्कस नहीं की थी, जिस बंदे की आज भी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक एप्लीकेशन मौजूद है कि मुझे पर्सर के तौर पर रख लिया जाए, मुझे हिसाब किताब बहुत अच्छा आता है ताकि मैं क्रिकेटर्स के नजदीक हो जाऊं, और उसकी जिंदगी की जो ख्वाहिश किस कदर घूमती थी और एक खिलंडरा सा नौजवान, उसको उठा के जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, और आप सोचें कि उस प्रोजेक्ट के साथ कितने लोगों ने काम किया और कितना काम किया। अभी भी आप देखें कि जो इन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है बिल्टअप किया है मरियम नवाज का,
कौन कौन ऐसा बंदा है कि जिस बंदे ने उस मरियम नवाज की ट्रेनिंग नहीं की, जिसमें हमारी हमीद गुल साहब की जो है साहबजादी सबसे पहले वो उनको पॉजेज एंड स्ट्रेसेस सिखाया करती थी, उस्मा गुल जो थी वो रहती ही वहीं लाहौर में थी, उन्होंने घर लाहौर में ले लिया हुआ था। फिर उसके बाद सिद्दीकी से लेके कैसे पॉज लेना है, कैसे स्ट्रेस लेना है, कैसे उंगली खड़ी करनी, और उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट सही नहीं बन सका। तो उस प्रोजेक्ट की तो कोई आप बात कहना चाह रहे हैं कि इस घराने की बहुत ही पुरानी कुर्बत है जर्नैलों के साथ। असल में हुआ यह था कि हमीद मजीद निज़ामी साहब बताया करते थे कि जिस वक्त इनकी इनकी कुर्बत थी मजीद निज़ामी साहब के साथ, तो इस जमाने के अंदर ये उस वक्त मजीद निज़ामी के कहने के ऊपर एंटी भुट्टो उन्होंने कुछ लोगों को सपोर्ट किया था। जाहिर बात है पाकिस्तान में जो सरमायादार है वो गलती नहीं करता, वो बेवकूफ़ कई पार्टियों को फंड देता है, वो पीपल पार्टी को भी देगा, नून लीग को भी देगा, एमक्यूएम को भी जाके दे के आएगा, बाकी लोगों को भी देगा, ताकि कल को जो भी हो उसकी मेरे सीधे मेरे पास हो, मैं निकाल लूंगा उसको। तो इनसे गलती ये हो गई थी कि उसके मुकाबले में जाहिद सरफराज और जावेद इकबाल को इन्होंने दे दिए थे भुट्टो को, क्योंकि भुट्टो खुद इलेक्शन लड़ा। तो भुट्टो ने आते जब नेशनलाइज किया तो इनको भी नेशनलाइज किया है, और लेकिन उसके बाद इनकी जो किस्मत जो भी थी, जैसे इनकी समृद्धि, इनकी इन्हीं की समृद्धि है किस्मत। पाकिस्तान की स्टील मिल दे दो वो नाकाम हो जाती है, इनकी 1 से 6 स्टील मिल हो जाती हैं, ये इस मुल्क का अलमिया है। तो इन वहां चले गए, फिर जब वापस आए तो ज़िया उल हक ने सिर्फ 3 लोगों को उनकी मिलें वापस की थी। एक मुल्तान के एक साहब थे, एक मर्दान के साहब थे, और एक नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम मियाँ शरीफ साहब। और मियाँ शरीफ साहब जो थे ये बड़े जैसे कहते हैं शीशे में उतारने वाले आदमी थे, तो उनको बकायदा पैसे भी दे दिए गए कि हम आपको, यानी आप सोचें कि उसको उन्होंने बकायदा ऑक्शन नहीं किया, जैसे अब चीजें ऑक्शन होती हैं, डी नेशनलाइजेशन, विदाउट डी नेशनलाइजेशन प्रोसेस उनकी मिल उनको वापस कर दी गई थी, और सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं कि 3 वापस की गई थी विदाउट एनी कॉस्ट के। मुझे वो नाम याद आ जाएगा तो मैं बता भी दूंगा कि बाकी 2 कौन सी, मुझे याद है कि एक मर्दान की थी और एक मुल्तान की। अफजल तो खान साहब शायद, मोहम्मद अफजल खान साहब थे, अब्बास सरफराज। जी जी जी। तो उन्होंने फिर हुआ ये कि इनको उन्होंने कहा कि अपना कोई एक बेटा हमें दें, हम उसको अभी एक कैबिनेट 83 में बनाना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ चूंकि मेहनती आदमी था, वो काम वाम करते थे, उसके अंदर मिल के अंदर उनका साथी थे, दूसरे अब्बास भी साथी थे। तो ये नौजवान जो था, ये मैंने को बताया ना, इनकी क्रिकेट खेलना, ये करना, और ख़ास तौर पे खुशलहान किस्म के गाने गाना उस जमाने के तलत के दूसरे, तो इन्होंने उनको दे दिया। अब सोचें कि बिल्कुल इन द बिगनिंग 4 दोस्त होते थे इन हजरत के प्रोजेक्ट का, देखे कमाल। एक सईद मेहदी साहब थे, एक उसके बाद एसडी शफकत एसडी साहब थे, एक थे अपना नवीद आसन साहब थे, और एक और थे। तो उनमें से 3 को तो इन्होंने बदतरीन अंजाम पे जाके पहुंचाया, जबकि सईद मेहदी साहब बच गए। सईद मेहदी साहब पूछा क्यों बच गए, उन्होंने कहा हमने पहले दिन तस्लीम कर लिया था कि अब ये वजीर खजाना हो गया है। तो मैंने फौरन मूछे शेव करके हाथ बांध के खड़ा हो गया, मैं कहा सर क्या हाल चाल है। एक को तो नवीद आसफ साहब को इन्होंने एक करप्शन केस में फंसाया, वो डिप्टी कमिश्नर होते थे, और वो बेचारे उस नवीद आसफ वो उस जगह उनका इंतकाल हो गया जिस सियालकोट में वो डिप्टी कमिश्नर थे, उसी जेल खाने में। दूसरे को उन्होंने लाड़काना भेज दिया और पीछे बंदा भेजा कि ये वहां जाके ज्वाइन करता है कि नहीं। तीसरे को रातों रात उसके निकाल दिया, इससे क्या नाम है GR1 से, कि इसको खाली कराओ, बेकायदा बंदे भेज के, पुलिस भेज के घर खाली कराया गया। तो ताकि अब मुझे कुछ जानने वाला, मुझे ओए नवाज कहने वाला भी कोई मौजूद ना रहे, क्या हाल चाल है यार, अब तो बड़े अच्छे, क्योंकि ये उनको कहते थे क्या हाल है, मिनिस्ट्री चल रही है। इस प्रोजेक्ट को बकायदा ग्रूम किया गया। आप खुद सोचें कि जिस वक्त ये वजीर आजम बने, उस प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन किया गया। ज़िया उल हक की मजबूरी थी कि वो सिंधियों को खुश करना चाहते थे। सिंधी जो थे, जाहिर बात उन्हें जितोई साहब को वजीर आजम रखना था या जुनेजो को रखना था, इनकी बारी नहीं आनी थी। ये वैसे हमें समझते थे कि पंजाबी जो है उनको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत किसे कहता है सिंबॉलिक तौर पे बेनजीर के मुकाबले में एक सिंधी वजीर आजम। तो जिस वक्त टूटी है, तो खुद जितोई साहब ने बताया था कि जिस वक्त ये हो रही थी दोबारा, जब बेनजीर की गवर्नमेंट टूटी है, तो मेरे साथ वादा हो गया था कि मैं वजीर आजम आऊंगा। तो मैं ट्रेन पे बैठा वहां से, और जब मैं मुल्तान के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो वहां नारे लग रहे थे वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ। कहते हैं मैंने मुल्तान से उतरा और वापसी का टिकट लिया
और सीधा अपने कराची में घर आ गया कि मुझे पता चल गया था कि गेम कुछ और हो गई। तो ये था नवाज शरीफ प्रोजेक्ट, और इस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट से कितने लोगों ने क्या क्या फायदे उठाए हैं, ये पूरा एलडीए उसका गवाह है, ये पूरे प्लॉट्स उसके गवाह हैं। आप सोचें कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट से पहले पाकिस्तान के अंदर जो लाइफस्टाइल था एक आर्मी ऑफिसर का, वो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल था। डीएचए भी क्यों उसके गवाह होगा ना जी? जी? हाँ जी। डीएचए पे तो उस प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के गवाह हाँ, होंगे। डीएचए तो अभी आया, डीएचए तो देखे नवाज शरीफ के बाद ही तो ऐसा किस्मत वाला ये शख्स था कि उसके बाद फिर चलती खुलती गई। उसकी वजह ये है जादान साहब कि रेवेन्यू का एक लॉ है कि आपको जिस पर्पस के लिए जो जमीन दी जाती है ना, इफ इट इज नॉट यूटिलाइज फॉर द सेट पर्पस, इट इज ऑटोमेटिकली रिवर्टेड बैक टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसीलिए आपको अगर कैंट में घर लें तो आपको मलकियत नहीं देते, वो 99 ईयर्स लीज पे देते हैं, क्योंकि वो बेचने का तो उनको इख्तियार ही नहीं है। लेकिन असल मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है, ये अबंडन नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट हम इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ देख रहे हैं, चाहे पिंडी में है, चाहे इस्लामाबाद में है, चाहे लाहौर में है, तो हम उस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट की आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस, मुख्तलिफ शक्लें देख रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे फौज है। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट में ब्यूरोक्रेसी और ये जो है क्या नाम है जुडिशरी, इसको तो इंतहाई जिसे कहना खतरनाक हद तक पोल्यूट किया है। देखिए 3 बेसिक एरियाज होते थे जहां से हमारी जुडिशरी आगे बढ़ती थी। एक होता था कि वो जो बेचारा सिविल जज भर्ती होता था, फिर सेशन जज, एडिशनल जज तो अब आए हैं, सेशन जज होता था, फिर उसके बाद उसमें आ जाता था और रेगुलर कोर्स के अंदर वो आगे बढ़ता था। बड़े बड़े लोग उसके अंदर आए। फिर सिविल सर्विस में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे, उनको ऑप्शन दी जाती थी कि आप आ जाएं। वो लोग जो होते थे कि जो चाहते थे कि नहीं हम काम कर सके, वो इस तरफ आ जाते थे। अब उसमें आप देखें हमूदुर रहमान जैसे बंदे उसके अंदर आए हैं, एम अरकियानी जैसे बंदे उसके, क्या क्या लोग आए। तीसरा था ये वकील। इन्हों लोगों ने वकीलों को सबसे पहले इन्होंने जज बनाने का एक खास अंदाज और ये और वो, और उनको अब आप सोचें, मैं बड़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होती ज़्यादा, मैं खुद एक लॉयर हूं, कि इस वक्त हमारी जुडिशरी में ऐसे लोग भी जज बैठे हुए हैं कि जिन्होंने सिंपल 107-51 का केस भी शायद ना किया हो, जो कि बड़ा सिंपल सा केस होता है, यानी जिनकी टोटल एक्सपीरियंस जुडिशरी का ये है। मैं ऐसे ऐसे वकला को जानता हूं कि जो बकायदा ड्राफ्ट्समैन होते हैं, जो कि बकायदा उनको फैसले लिख के देते हैं। और ये हमने जुडिशरी का हाल किया, 2 चैम्बर बन गए। एक चैम्बर जो था उसमें से लोग आ रहे थे, एक चैम्बर से उससे फिर खास चैम्बरों के लोग आने लगे। इस वक्त ये जो हम बीजा हुआ है ना इनका, इन दो पीरियड्स का, वो हम जुडिशरी में काट रहे हैं। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके हम ख्याल जजों के साथ हो रहा है गुज़श्ता चंद दिनों से, और अगले 2-3 दिन में होने वाला है, तो ये भी उसी प्रोजेक्ट के का एक सिलसिला है। एग्जैक्टली कि जो हमारा, अब देखना आज दुनिया का कोई मुल्क बता सकते हैं कि जहां एक आदमी एक अदालत का मफरूर हो और वो अदालत के ऊपर एक्सपर्शन कॉस्ट करे, वहां बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी अब शर्म से डूब मरना चाहिए उस अदालत को कि आप 87-88 की कार्रवाई होती है, 87-88 की कार्रवाई है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कार्रवाई होती है कि इस बंदे की जायदाद जब्त कर लो। उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हुई है उस बंदे की, और आप उस बंदा जो है आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन काट कर रहा है और आप कह रहे हैं ये करो तो वो करो, और द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो चीज वो है, वो जामन है आपका सबसे बड़ा, जो उसको लेके गया हुआ था। लेकिन उन्होंने तो उनके फैसलों पे अब सवाल उठा दिए ना, मानने से इनकार कर दिया है। देखिए यही हम कहते हैं कि चलो आज आप कहते हैं 3 लोगों का बेंच नहीं मानेंगे, क्या अगर आपके खिलाफ पूरे फुल बेंच का फैसला आ जाए तो आप मानेंगे? या तो लिख के दे दें कि फुल बेंच का फैसला आपके खिलाफ नहीं आएगा तो आप मानेंगे? इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है, खास तौर पे देखें जिस वक्त, और कुछ पोलिटिसाइज करने में हमारे दूसरे लोगों का भी हाथ है। उसकी वजह यह है कि इन जजों के कान मड़ोड़ने के लिए बहुत सख्त किस्म का हाथ चाहिए। इन्होंने नरम हाथ से नहीं मड़ोड़े जाते थे, तो सख्त किस्म का हाथ जो था वो आता था, वो ग्लव उसने इनका पहना हुआ था। ये ग्लव, ये सिर्फ ग्लव्स हैं, ये सिर्फ दस्ताने हैं, अंदर हाथ किसी और का होता है, और वो हाथ जो है उन लोगों को खौफजदा करता है, डराता है। और मुझे छोटे छोटे जज हैं बेचारे, एडिशनल सेशन जज, और शायद जो कभी इमरान खान की ये बेल कैंसिल करते हैं, वो उन बेचारों की औकात क्या है?
वो तो खौफजदा हो जाते हैं सेकंड के अंदर। आप सोचें एक जमाने के अंदर हमारे पुलिस अफसर होते थे, वो जिस वक्त कोई जज, सेशन जज जो था ना, उनके काम नहीं करता था ना, तो उसके घर में चोरी करा देते थे। तो ये वही तरीका है कि चोरी नहीं कराते, ये कुछ और कर जाते हैं उसके साथ। लेकिन अब फिर ये बताया ना कि एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ 1997 में। उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब बड़े पीछे पड़े हुए थे नवाज शरीफ साहब के, बाकायदा हमला हो गया। उसमें शायद सिर्फ मुस्लिम लीग वाले नहीं थे, बल्कि कुछ और भी उसमें किरदार शामिल थे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले करने का रुख था वो मोड़ना चाह रहे थे शायद। उस वक्त वो असद दुरानी साहब का वही IGI से मुताल्लिक कोई केस चल रहा था। एक तो वो उस वक्त हमला हुआ, उसके बाद में बड़ी पेशियां भी होती रही। अभी एक और हमला मैं समझता हूँ, आप समझते हैं कि वो हमला है जो कुछ अस खुद नोटिस के हवाले से ये 2 दिन के अंदर अंदर कानून साजी हो गई और फिर उस सदर को बिल भेज भी दिया गया, और गुज़श्ता रोज़ जज साहब बेंच से भी अलहदा हो गए, बल्कि एक जज कल अलहदा हुए, एक जज आज अलहदा हो गए, यानी जुमे के रोज़। तो और साथ ही कमाल आपके दोस्त ने किया, काजी फैज़ीसा साहब ने, जस्टिस ने, कि अपना एक फैसला दिया, और वो भी उस वक्त जबकि बिल असेंबली में पेश, सेनेट में पास हो चुका था। यानी बल्कि बड़े बतदरीज अंदाज में एक हमला मैं समझता हूँ हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे, क्योंकि उन्हें समझा जाता है कि शायद वो दूसरे कैंप के हैं। आप भी कुछ ऐसी समझते हैं? देखिए, पहली बात है कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं, ये इफ्तिखार चौधरी प्रोजेक्ट है। काजी फायद ईसा की अपनी जो एंट्री है जुडिशरी के अंदर, वो उसके ऊपर पहला सवाल उठाता है कि आप बराह रास्त चीफ जस्टिस कैसे लगे, क्योंकि आप लाडले थे। आपके एक दिन के लिए भी ना आपने एडिशनल जज के तौर पे वक्त गुजारा, ना आपने एडवोकेट जनरल के तौर पे वक्त गुजारा। आप जैसे हजारों लोग थे जो कोयटा के अंदर और कराची के अंदर, आपने तो कोयटा में प्रैक्टिस भी नहीं की हुई थी। आप तो जब बारटला करके आए तो मैं उनकी शादी में शरीक हुआ था। ये शादी कराची में थे और कराची से आ गए थे। फिर सूरत हाल हजरत की ये है कि इनका एक बहुत बड़ा घर है, वो आज घर अब बेच दिया लोगों ने। वो काजी फायद साहब के वालिद का घर था। उस घर का जो एक लॉन है वो बेच दिया गया, सामने का लॉन था। और फिर सोचा कि ये लॉन तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो जिस बंदे ने खरीदा था वो हमारे दोस्त थे अकरम साहब, उनका अस्पताल बना बाद में, अब वो फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने उस अस्पताल का डिजाइन बनाया, तो इन्होंने एक रिट कर दी कि इस लॉन में कायद आज़म बैठते रहे थे, तो इस लॉन को जो है ये नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए। आप एक खबर दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी खबर है, कभी मेरे इल्म में नहीं था। नहीं, हाँ, तो उन्होंने नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाए। वो बेचारा रोता हुआ चला गया, बेचारा मस्कीन आदमी। उसने कहा मेरे करोड़ों रुपए वापस कर दो, तुम्हारे बाप का जायदाद है, तुम उसको तुम कर दो, ठीक। तो इन्होंने उसके बाद वो केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट से जाके उस बंदे ने कई साल तक उसका अस्पताल नहीं बन सका इस नेशनल हेरिटेज के चक्कर में। और फिर उसके बाद जब वो अस्पताल बन गया तो वो घर जिसमें कायद आज़म खुद रहते होते थे अंदर बेडरूम, वो बेच दिया। फिर नेशनल हेरिटेज किसी को याद नहीं आई। अच्छा, ये तो बड़ा जबरदस्त अखलाकी मायारात हैं हमारे आला जजों के भी। जी 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 जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो पूरी पूरी। और वो आज भी उसके बेटे हैं कोयटा के अंदर। वो आपको पूरा, मैं पूरा केस आपको पूरा नाम में लेके बताया। तो दूसरी बात यह कि आप जिस तरीके से वहां आए, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी ट्रेल नहीं दी, अवाया मीडिया चलते रहे। एक बाजवा साहब का जब एसेट्स आए तो किसी ने ट्रेल नहीं दी, उल्टा जिस बंदे ने उसको रिलीज किया था उसको पकड़ा। वो जो बंदे बेचारे इनकम टैक्स के अफसर थे उनको उन्होंने उठा के सस्पेंड कर दिया, पता नहीं किस साल में। दूसरा, नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने ट्रेल नहीं दी। और तीसरा, इन्होंने ट्रेल नहीं दी। इन्होंने कहा कि आप तो जनाब ये करते हो। और फिर उसके बाद एक पूरे का पूरा मजलूमी का पैकेज, बीवी आ रही हैं, जा रही हैं, अपना हो रही हैं। वही सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर अपने एसेट रख देते हो, बाकी एसेट्स क्या मतलब? आप क्या समझते हैं कि कोई जज या कोई जो है अपना अपना ब्यूरोक्रेट या कोई जर्नैल इतना बेवकूफ होता है कि अपने नाम पे एसेट बनाएगा? ये कभी होता ही नहीं। इसीलिए पैराफर्नीलिया को देखा जाता है, उसके बच्चों को देखा जाता है, उसके भी। लेकिन बहरहाल काई साहब जो हैं वो बेसिकली शुरू ही से एम्बिशियस थे। जब से मेरे एक बैचमेट हैं अब्दुल्ला जान जो थे, वो मेरी तरह साथ थे। उनको जुडिशरी में जाने का उनको खत आ गया, तो वो इनके साथ रजिस्ट्रार थे।
अब अब्दुल्ला जान जो हैं वो जिस तरह की कहानियां अपनी महफिल में सुनाते हैं, ज़ाहिर बात है रजिस्ट्रार बड़ा क्लोज होता है चीफ जस्टिस के, और फिर उनकी बड़ी आपस में बड़ी ठीक ठाक लड़ाइयां हुई। ये पठान आदमी थे, ये खुद चूंकि बेसिकली हजारा हैं और वो पठान थे, तो पठानों हजारों का हम तो कहते हैं कि तुम पठान हजारा के सूरत ख्याल में कल लगे रहते, तो दोनों की लड़ाइयां पुरानी चली जाती हैं। लेकिन बहरहाल काजी फैज ईसा को हमने जैसे कहते हैं ना लार्जर देन द साइज, लार्जर देन द ह्यूमन बीइंग हमने बना लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगता था उसकी अपने उस वजह से, क्योंकि बात तो हम तो स्टैंड लेने वाले के साथ है ना। वो गालिब का जो मशहूर शेर है ना जी कि हम सुखन फैन में गालिब के तरफदार नहीं, तो उसको हमारे दोस्त हमारे बुजुर्ग अहमद जिम खान साहब कहते थे, कहते हम तरफदार हैं गालिब के, सुखन फैम नहीं। अच्छा। तो कहते हैं कि हम तो सुखन फैम कोई नहीं है, गालिब जिंदाबाद। तो यही है कि फैज ईसा जिंदाबाद, जो मर्जी कर ले। अब अच्छा, उस दिलचस्प बात ये थी कि कई लोगों को शायद अभी याद नहीं हो, ये बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने अब जिक्र उसका किया कि काजी फैज ईसा साहब ने तमाम तर केस जो अपने फैमिली के असासों के हवाले से था, वो इस अंदाज में लड़ा कि बार बार ये पूछते रहे कि आपने जो मेरे फैमिली के हवाले असासों के हवाले से मालूमात हैं, वो आपने किन ज़राए से हासिल की। वो उस लीगैलिटी में चले गए कि टेक्निकली ये तो आपने चोरी की है, आपने किसी कानून की खिलाफ वर्जी किया है। वो ये नहीं बता रहे कि वो पैसे यहाँ से गए कैसे, बल्कि ये कहा गया कि आपने गैर कानूनी तरीके से ये मालूमात हासिल किए, लिहाजा पहले आप इसकी वजाहत करेंगे, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। कुछ ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। देखना, मैं उनके ससुराल को भी जानता हूँ, उस इलाके के अंदर आप खुद चले जाएं, किसी बंदे को कैमरा लेके भेज दें, उसके यहाँ की इन जमीनों से कितनी आमदन हो जाती होगी और कितने लोग यहाँ से हैं। और फिर ग्रामर स्कूल की किसी भी टीचर से जाके पूछ लें कि तुम्हारे पास कितनी, मैं सिविल सर्विस में रहा हूँ, मेरी बीवी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही है। मैं आपको बताऊं, जब हम दोनों रिटायर हुए थे तो हमारे पास वाइफ पेंशन के कुछ नहीं था, घर नहीं बना सकते थे। ये तो मीडिया की इनकम खाई तो इससे आप लंदन में फ्लैट ले लें और सब कुछ कर ले, ये अब हम कह नहीं सकते ना। लार्जर देन लाइफ लोग हो चुके हुए हैं, लार्जर देन ह्यूमन बीइंग में कोई इनको बुत बना दिया गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना इस वक्त बड़े टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है। इस वक्त या तो कोई ओवरऑल होगा या फिर हमारी बदकिस्मती ये पूरा इंस्टीट्यूशन ऐसे धड़ाम से गिर जाएगा, फिर हम इंसाफ की तवक्को ही बंद कर देंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इस वक्त हम पाकिस्तान मतलब किस सिमत में जा रहा है कि गुज़श्ते 26 साल से यानी 1997 से लेकर 2023 तक, क्या पाकिस्तान लगता है कि एक ही जगह पे बस चक्रों में। देखिए, अब तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मुझे अताताड़ की वो जाता ये ना तताड़, ये छोटा जो है, इसकी उस गुफ्तगू से कि मेरा दादा जो है उस वक्त जो है वो खड़ा हुआ था। आप खुद सोचें, मैं उस केस को रेगुलर हेयर करने जाते थे, क्योंकि कोयटा में और कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, तो शरीफुद्दीन पीरजादा साहब पेश होते थे उस केस के अंदर, जो सज्जाद अली शाह के कोयटा बेंच में होता था। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप देखिए कि कोयटा की रजिस्ट्री के अंदर जब दरखास्त जमा हुई है तो उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब ने अपने बंदे को कहा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, ताला लगा के आज। तो इफ्तिखार चौधरी साहब वहां होते थे, वो जज थे। तो उन्होंने हुआ ये कि एक बंदे ने आके वहां से उन्होंने ताला खुलवाया, तोड़ा ताला बकायदा, और वो एप्लीकेशन निकाली गई। यानी आप खुद सोचें कि किस तरह की सूरत है। और हमने तो जहाज भी आते देखा है जिसके अंदर इनके वालिद दादा बुजुर्ग जो थे वो तशरीफ लाए थे उसमें एक जहाज में, और ब्रीफकेस तो था हाथ में, अब पता नहीं ब्रीफकेस में कुछ था या नहीं था, हमने तो नहीं देखा बहरहाल। लेकिन वो ब्रीफकेस की शोहरत बहुत हुई थी कि वो रफीक तारड़ साहब एक ब्रीफकेस लेके, और आज कितने फख्र से उसको ओन करते हैं कि हमने एक जुडिशरी में रिफ्ट पैदा की, उस जुडिशरी के अंदर लोगों को तबाह बर्बाद किया, पूरे का पूरा सिस्टम खत्म किया। और उसके बाद हम, और उसी दौरान इसी वजह से आपको याद होगा कि उस पर हमला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। और मुझे वो नजम सेठी साहब के पास किताब पढ़ी होगी आज भी, शहरयार खान होते थे, आपको शायद याद होगा, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होते थे, फारूक लगारी, ये उनके बैचमेट भी थे। फारूक लगारी जो थे जी 64 बैच के थे, शेर अली खान और ये वो। तो इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उसने कहा कि जिस वक्त ये सज्जाद अली शाह वाले जो जितने लोग थे ना, ये हमारी बहुत मसला होगा, तो एक मीटिंग थी, तो उसमें जनरल जहांगीर करामत भी तशरीफ लाए। तो जनरल जहांगीर करामत साहब वहां बैठे हुए थे, तो बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि ये मसला है बहुत खराब, प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, तो मीटिंग खत्म हो गई। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ, और प्रेसिडेंट हाउस का वो पैड उन्होंने मुझसे मांगा। मैंने पैड दिया, तो उन्होंने जो थी लेड पेंसिल, उस लेड पेंसिल से लिखा वी आर विद यू।
और कहा कि ये उसको दे दो फारूक लगारी साहब को। कहते लेकिन वो लेड पेंसिल से लिखा हुआ ऐसे ही था जैसे रबर से मिटा दिया गया, फिर कोई भी रिव्यू नहीं हुआ। वो आज भी वो किताब नहीं साहब से सेठी साहब, तो उसके पास आज भी वो चिट उनके पास पड़ी हुई है। चले, अब आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, आखिरी मैं सवाल आज की नशिस्त में पूछना चाह रहा था। आपने चूंकि शो भी किया होगा, दिन भर आपने सुना होगा, राना सनाउल्लाह हमारे वजीर दाखिला ने माशाल्लाह आज बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस टॉक थी उनकी, सुप्रीम कोर्ट की में हाजिरी के बाद बाहर आए, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में तमाम जो बहरान है इस वक्त, उसका मंबा इमरान खान है। ये फितना, ये फसादी, इसने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है, तो तमाम तर बहरानों का वाहिद जिम्मेदार इमरान खान है। आपका उस पर क्या तबसरा है? देखिए, एक जो मुझे अब इस वक्त एक सोच जो पता चली है वो ये है कि इमरान खान प्रोजेक्ट जो था, बिकॉज जो उनका प्रोजेक्ट कहते हैं, हालांकि प्रोजेक्ट जो है मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ना इमरान खान जैसा जलसा किसी डिप्टी कमिश्नर का पूरा चीफ सेक्रेटरी के बस में कि इतना बड़ा जलसा बना कर सके, या करना चाहते तो कर देते। इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी, उसको वो बेचारा पॉलिटिक्स में नया था, वो इनके हाथ में आ गया। एक इस वक्त फियर है, उस फियर ने उनको इस वक्त ट्रेम्बल कर दिया हुआ है। जिस वक्त आपको याद होगा कि वो हुआ था ना डॉन लीक्स वाला मसला, तो जी जी। डॉन लीक्स में सब लोग एग्री कर गए थे, एक बंदा नहीं एग्री कर रहा था, और उस बंदे की वजह से सारा क्राइसिस बना था, उस बंदे की वजह से ही वो सारे का सारा वापस लेना पड़ा था और सब कुछ। तो वो कहते हैं अगर इमरान खान की जगह उसी बंदे ने आना है तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा बार बार। तो इस वक्त फ्लूइड सिचुएशन है। वो बंदा बेशक उंगलियां लहराता रहे, वो बंदा बेशक अपने पुराने शेख रशीद और उनके साथ मिलके, परवेज रशीद और उनके साथ मिलके फिक्रेबाजी भी करता रहे, फितना भी कहता रहे, सब कुछ करता रहे, लेकिन उसका खौफ अब इमरान खान के खौफ से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर ये आना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वक्त राना सनाउल्लाह हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, जो भी हैं इस वक्त, उस जो कंधे पे हाथ था ना, वो जरा सा हटा है। ये सब कुछ उससे, मैं आपको बताऊं, अगर इनको पता होता कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, ये कभी असेंबली में बिल ना लेके आते। ये बिल फायजीसा की भी पर काटने वाला बिल है। ये बिल हर बंदे के उसके पर काटने में कभी लेके ना आते। ये खौफ में बिल पास किया गया है कि हम किसी न किसी तरीके, ये वो जिसे कहते हैं आखिरी बचाव की सूरत हाल है। क्योंकि मसला सारा यह है कि दूसरी तरफ जो है, जो जो एक तरफ एक जिन जो खड़ा हुआ था ना, वो बोतल से निकला है, उसको वो वापस अब कहते हैं इस जो जिन को कैसे वापस लेके आएंगे अगर ये आ गया तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और या भाई, आपने ज़बरदस्त कुछ हमें बैकग्राउंड भी बता दी हमारे दोस्तों को नवाज शरीफ प्रोजेक्ट के हवाले से। ये हमने निस्बत डिफरेंट एंगल से आज ये शो किया है कि नवाज शरीफ प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ डॉन लीक्स का भी अब कोई जिक्र नहीं करता। वो हमारे जनरल बाजवा साहब ने, वो भी अपने एक और जी, साथी की मिट्टी पलीद कर दी, जनरल राहिल शरीफ का, कह के असल में डॉन लीक्स का कोई था उन्होंने नहीं। आसम मरीर को भी कर दिया उन्होंने। अब पता नहीं कोई बात को करता नहीं है कि इनको मैंने कामा लेने भेजा था। आप देखें, खुद सोचें कि ये अगर मैं कहूं ना तो मैं मिसिंग पर्सन में से हो जाऊंगा। तो लेकिन उसमें इससे तो बहुत बड़ा एक सवाल उठ गया है कि क्या जनरल बाजवा का बुनियादी मकसद, अगर आप जरा सा हम पीछे मुड़ के देखें, कि वो जनरल आसिम मुनीर या जनरल राहिल शरीफ, इमरान खान, वो किसी के बारे में भी कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनका एक एक डिपार्टिंग थॉट मुझे दीजिएगा कि ये मकसद तो कहीं नहीं था आर्मी चीफ बनने का, कि यहाँ पे पाकिस्तान की फौज को भी आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्रेडिट करें? देखें, बेसिकली एक पर्सनल सूरत होती है कि जो एक खास वक्त में रिएक्ट करते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उसमें बंदे पर सोचता नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है। भुट्टो साहब के ज़माने में उनके एक दोस्त होते थे, चीन में सफ़ीर होते थे, तो हर एक साल के बाद उनकी एक्सटेंशन आती थी। चौथी दफ़ा जब उनकी एक्सटेंशन आई तो भुट्टो साहब ने लिखा, लेट हिम डाई इन द चेयर। तो अच्छा। भाजपा साहब की ख्वाहिश भी यही थी कि लेट मी डाई इन द चेयर। तो वो डाई इन द चेयर वाली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अब वो रिटेलिएशन है, और रिटेलिएशन नजर आती है। और वो ये वाकई ये अक्लो होश खत्म हो जाता है जब बंदा इस कौन, अब तो खुद देखें ना, जो जिन जिन जर्नलिस्टों को वो बयान दे रहे हैं, जिनके साथ वो राब्ते में हैं, उनके साथ कभी कोई नॉर्मली राब्ते में होता था? कभी भी नहीं होता था।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह मैं आपको फिर दोबारा ज़हमत दूंगा। आप भी तब पाकिस्तान की सियासी ब्यूरोक्रेटिक तारीख के एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, सर तो थैंक आपको ज़रूर इन इन पहलुओं पे आपसे ज़रूर हम रोशनी डलवाएंगे फिर। यू। बहुत शुक्रिया जी।